भारत की पहचान उसके गौरवशाली इतिहास, वीर सपूतों के बलिदान और उसकी सेना के शौर्य से होती है। हमारी सेना केवल एक संगठन ही नहीं, रे, बल्कि पराक्रम, इधर जरा अनुशासन, उनको बुलाओ, मेरा वीडियो नहीं जा रहा उन तक। जीवंत उदाहरण है। जिस धरती ने हमें महाभारत के जैसा अर्जुन और धनुर्धर दिया, जिस मिट्टी ने महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों को जन्म दिया, वही भूमि आज भी वीरों की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। शौर्य वह शक्ति है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहती है। पराक्रम वह जज्बा है जो असंभव को भी संभव बना देता है। और सेना वह दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा है जो राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए अडिग रहता है और खड़ा रहता है। आज मुझे गर्व है और ये मेरा सौभाग्य भी है कि मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्तित्व से परिचित कराने जा रहा हूँ जिनके जीवन में सेना का अनुशासन, उनके शौर्य की महत्व और उनके पराक्रम की एक साथ झलकती है। यह केवल प्रेरणा ही नहीं, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए मेरा एक पथ वीडियो नहीं आ संचलन, रहा। एक मार्गदर्शन भी है। आइए हम स्वागत करते हैं आज के मुख्य वक्ता मेजर श्री बी बाधवा, श्री बाधवा जी का। ये तो हम ब्लॉक भी नहीं है यार इसको। ये उम्मीद करते हैं कि आज के कस युवाओं की, अरे ये क्या आपका आज की वीडियो जो नहीं है आधे क्या? से ज्यादा भारत की जो पीढ़ी, जो युवा है, जुम्मा के लिए पूछा था। कैमरा में एडमिशन दिया था आपने? पथ संचलन से, उनके इन वक्तव्य से कैमरा से ऑन करते हैं। भी युवाओं को किसी न किसी तरह एडमिशन का नहीं थी एक बैठे। मार्गदर्शन मिलेगा जो उनकी जीवन में, उनकी चेतना में किसी प्रकार के नए ऊर्जा का संचार करेगा। उसी विदाउट और में चलो एक रहने दो अभी। वीडियो सेटिंग देखो। अपने छोटे छोटे अहम हिस्सों से, अपने छोटे छोटे अ, अपने कार्यों से इस राष्ट्र के प्रति, यार इस सेटिंग में देश के इसको ही। प्रति योगदान करें। ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज की, किसी भी समाधान का, किसी भी समस्या का जो समाधान होता है, वह संवाद, सहिष्णुता एवं समझ से ही होता है। और ये मुझे गौरवान्वित करता है कि आज के दिन हम जिस मुख्य वक्ता का अब उद्बोधन सुनेंगे, उनमें इन तीनों चीजों, किसी भी समस्या का समाधान की समझ, जो संवाद, सहिष्णुता और समझ से होगी, उनमें तीनों का भरपूर निचोड़ उनमें है। मैं आदर अवगत कराना चाहता हूँ बिल्कुल संक्षेप में, ये जो माध्यम है, ये जब समाज में, जब जब इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस समाज में किसी भी तरह की लोकतंत्र से संबंधित या किसी भी मानवीय सभ्यता से संबंधित किसी भी तरह की विकृति आती है, तो समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के वे लोग जो इस समाज को दिशा देते हैं, अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से और अपने उद्बोधन से, हम उनको अक्सर सुनते हैं और यह प्रयास करते हैं कि उनके आचरण को अपने व्यवहार में उतारें, उनके शब्दों को अपने व्यवहार में उतारें। और आने वाले समय में हम इस सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, अपने राष्ट्र के विषय में भी सोचें। क्योंकि राष्ट्र कवि दिनकर जी ने भी लिखा है कि धरा जब जब विकल होती है, मुसीबत का समय आता है, और मुसीबत के समय कोई भला मानुष चला आता है। तो हम प्रयास करते हैं कि उस भला मानुष को हम हर उस व्यक्ति में देखें जो इस समाज में बदलाव चाहता है, और वह बदलाव राष्ट्र के लिए चाहता। मैं इस कार्यक्रम के, इस लोक पहल के कार्यक्रम के लिए, जो इसके प्रति, जो इस संगठन को, इस माध्यम को, इस प्लेटफॉर्म को जो संचालित कर रहे हैं, मुख्य रूप से डॉक्टर वीके सिंह जी जो प्रयागराज से हैं, डॉक्टर आलोक चौहान जी जो मैकेनिकल इंस्टीट्यूट मेरठ के निदेशक हैं, और जो संपूर्ण लोक पहल की मीडिया का प्रभार भी देखते हैं, और इसके तकनीकी पक्ष को देखने वाले श्रीमान आयुष त्यागी जी, और बीएचयू से डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, डॉक्टर उदयभान सिंह सर, डॉक्टर आशु सर, आशु गुरु जी का, और मेरे गुरुदेव डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, जिनका तबीयत काफी खराब है इस समय। मैं सबके तरफ से, आप जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और आभासी रूप से जितने भी लोग इस मंच से जुड़े हैं, अभी ये लाइव जाएगा, तमाम लोग इसको देखेंगे, मैं सबकी तरफ से अपने हृदय से आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि एक मौका मिला इस मंच के माध्यम से उन सभी प्रबुद्ध लोगों को सुनने का जो समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति एक बदलाव चाहते हैं, और हम सभी युवाओं को प्रेरणा देने का। और हम सभी मैं चाहूंगा
डॉक्टर BL आर्या सर से कि इस विषय का प्रवर्तन सर आप करिए सर। मेरा वीडियो नहीं जा रहा है, शायद ऑडियो आ रहा है। जी सर, ऑडियो से ही डॉक्टर जी कर दीजिए ठीक सर है। प्लीज। मेरा सभी को प्रणाम नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से और लोक पहल की ओर से सबका स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से आज के वक्ता मेजर जनरल BD बाधवा साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि वो और उनका संस्थान हमारे लोक पहल को समय समय पर स्थान दे करके और भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज के विशेष इस कार्यक्रम के लिए मैं उनका अपने से और लोक पहल ओर से पुनः आभार व्यक्त करते हुए बहुत समय नहीं लूंगा। विषय प्रवर्तन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं आग्रह करूंगा मेजर जनरल बाधवा से कि वो आए और अपने विचार रखें। मेजर जनरल बाधवा आए सर। सबसे पहले मैं आप सबको अपना सच्चे दिल से प्रणाम प्रणाम देना चाहता हूं। और मुझे बहुत खुशी है और मेरे लिए ये एक बहुत गर्व की बात है कि आपकी संस्था ने मुझे आज ये अवसर दिया है अपने आर्मी के और अपने एजुकेशन सेक्टर के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ आपके सामने चंद एक घड़ियां कुछ विचार पेश करने का। मेरी काफी टाइम से डॉक्टर विजय जी से बात चल रही थी इस मामले में। तो जैसे ही वो वापस आए, बाहर गए हुए थे, उन्होंने कहा वाधवा साहब अभी आप जरूर अपने विचार रखिए। मेरे लिए तो ये एक चैलेंज है कि इस विषय पे बोलना कि भारत को महान बनाना है। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सबके सामने ये विचार रखने के लिए, क्योंकि आप सब इस भारत को महान बनाने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। पहली बात, आप सबको सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? जी जी सर, आवाज आ रही है सर, वीडियो नहीं आ सिर्फ वीडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है जो मैं ठीक नहीं कर पा रहा। और अगर मैं मोबाइल में डालता हूं तो डिस्टर्बेंस आती है, पर एंड में मोबाइल में जरूर ऑन करूंगा। और मैं अपने बारे में कुछ ये बताना चाहता था कि 1965 में जब मैं 16 साल का था, तब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में मैंने ज्वाइन किया। उन दिनों 11वीं होती थी, 12वीं नहीं होती थी। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 1969 में मुझे आर्मी में कमीशन मिली और 37 साल और 4 महीने की आर्मी सर्विस के बाद 2006 1 नवंबर को मैं आर्मी से रिटायर हुआ। और किस्मत अच्छी थी कि रिटायर होने के 2 महीने के अंदर अंदर ही मुझे IILM इंस्टीट्यूट्स फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट, जो ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क में है, इन्होंने मुझे नौकरी के लिए न्योता दिया। और तब से अभी 19 साल हो चुके हैं। मैं यहाँ पर पहले डायरेक्टर, फिर सीनियर डायरेक्टर, फिर लखनऊ में हमारा कैंपस है IILM कॉलेज सहारा हॉस्पिटल के पीछे, वहां पर फिर डायरेक्टर इंटरनेशनल। तो कहने का मतलब ये है कि 19 साल के एजुकेशन सेक्टर में और उससे पहले आर्मी में काफी मौका मिला मुझे यूनिवर्सिटीज विजिट करने का। जहां आर्मी का सवाल है, 11वीं क्लास पास होने के बाद मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमटेक किया दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, और फिर MBA किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। ये सब आर्मी के थ्रू। एंड थैंक्स टू पीपल ऑफ इंडिया, थैंक्स टू इंडियन आर्मी, इन्होंने मुझे इतना मौका दिया पढ़ाई करने का। और उसके साथ साथ मैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाता रहा और कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट हैदराबाद, वहाँ भी पढ़ाता रहा। और जब मैं यहाँ पर आया IILM में, तो मुझे और मौका मिला बाकी यूनिवर्सिटीज जाने का, ऑल इंडिया घूमने का, स्कूल्स में जाने का, यूनिवर्सिटीज में जाने का, वहाँ पे जाके अपनी विचारधारा आगे रखने का, देखने का कि हमारे कंट्री का, हमारे देश का जो यूथ है किस तरीके से, किस वैल्यूज से आगे बढ़ रहा है। बाहर मुझे जाने का, यूनिवर्सिटी इन स्पेन, यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट जर्मनी, यूनिवर्सिटी ब्रसेल्स बेल्जियम, यूनिवर्सिटी हेलसिंकी फिनलैंड, यूनिवर्सिटी नॉर्मैंडी फ्रांस, जहां मैं आर्मी से भी गया था प्रोजेक्ट करने के लिए, यूनिवर्सिटी सिंगापुर, यूनिवर्सिटी कनाडा। कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ मुझे देखने को मिला,
भारतवर्ष के एजुकेशन संस्थाओं में और बाहर। तो एक चैलेंज है जो मैंने अपने सामने अपने लिए सोचा है कि हमारे सामने एक चैलेंज है, और ये जो विषय है भारत को महान बनाना है। मेरा सबसे पहले सवाल ये मैं अपने आप को पूछता हूं हमेशा कि क्या हम महान नहीं थे? हम तो एक महान भारत थे। आप सब जानते हैं कि सेंचुरीज एगो, हजारों साल पहले हम एक महान भारत, अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक, नेपाल से लेके श्रीलंका तक हम एक महान भारत थे। क्या हम भूल रहे हैं अशोका द ग्रेट, अशोका मौर्य द ग्रेट, जो इस महान भारत में जो हमारे राजा थे, रूलर थे, 268 बीसी से लेके 232 बीसी, यानी कि 36 साल तक वो भारत में, महान भारत में, उस टाइम के भारत में उन्होंने राज किया। उन्हीं के टाइम, जैसे आप जानते हैं, बुद्धिज्म का जन्म हुआ, और उस बुद्धिज्म के जन्म के बाद दुनिया में उन्होंने राजदूत भेजे ताकि बुद्धिज्म का, शांति दूत का मैसेज भेजा जा सके। और अभी भी उसके टेल साइंस जो हैं चाइना में, तिब्बत में, म्यांमार में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, श्रीलंका में, जापान में और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। और उनका जो अशोक चक्र उस समय का, आप सोचिए कि 2500 साल पहले का, जिसके 24 स्पोक्स व्हील हैं, वो एक चक्रा के अंदर, एक व्हील के अंदर, वही आज हमारे भारत का कल्चर है, विच इज फीचरिंग इन आवर नेशनल फ्लैग, वही अशोक चक्र जिसे हम कहते हैं। और उस टाइम पे एक चाइना से एक मॉन्क आए थे, उनका नाम था फैक्सियन, जो भारत आए करीबन 375 एडी में, और उन्होंने लिखा कि महान भारत एक बहुत अमीर, एक बहुत वास्ट, और एक बहुत प्रॉस्परस, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है, एक कंट्री है, एक देश है। तो हम तो महान थे। वो प्राचीन भारत में महान यूनिवर्सिटीज जो हमारी थी, आजकल तो वैसी यूनिवर्सिटीज है नहीं। अगर मैं कुछ नाम लेता हूं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी 6th सेंचुरी बीसी, जिसमें मेडिसिन यानी कि मेडिकल की जो फैसिलिटीज हैं उस टाइम शुरू हुई। मैथमेटिक्स, मिलिट्री साइंस, ये स्पेशलाइजेशन थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स आते थे, यूरोप और यूएसए इन सब को छोड़ के, क्योंकि ये तो उस टाइम थे भी नहीं, मालूम भी नहीं था इनके बारे में। पर नालंदा यूनिवर्सिटी सोचिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो चिन्ह हैं आज भी तिब्बत, चाइना और कोरिया में पाए जाते हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को याद करिए, वालाबोली यूनिवर्सिटी को याद करिए, नागार्जुना यूनिवर्सिटी को याद करिए। तो इन यूनिवर्सिटीज ने उस समय फिलॉसफी, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, लॉ, गणित ज्ञान का जो दुनिया को नॉलेज हमने दी, जीरो का कॉन्सेप्ट दुनिया को हमने दिया। ये जो गणित ज्ञान है उसका एडवांस मैथमेटिक्स दुनिया को हमने दिया। तो हम तो बहुत महान थे। चाणक्य के बारे में जानते हैं, उस टाइम चाणक्य द ग्रेट, वो एक महान एडवाइजर थे, और उनकी जो नीति और उनकी जो पॉलिसीज हैं अभी भी हम भूले नहीं है और उनको याद रखते हैं। आपको एक नाम मैं याद करवाना चाहूंगा, डॉक्टर चरका। डॉक्टर चरका, उन्होंने उस टाइम पे मेडिसिन्स के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो किताबें लिखी थी वो आज भी मानी जाती हैं। तो वो था भारत हमारा उस टाइम पे। बीच में हिस्ट्री टेल्स अस दैट वी ब्रोक अप, हिस्ट्री टेल्स अस, ये इतिहास हमारा, उसके बाद आपको मालूम है क्या हुआ हमारे, हम टूटते चले गए। क्यों टूटते चले गए? आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, हम सब समझते हैं इन चीजों को। आज हमने देखना है कि आज हम कैसे इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या चीजें हमें चाहिए ताकि हम महान तो हैं ही, हम उस पोजीशन पे पहुंचे ताकि हम और भी मजबूत हों, ताकि कोई हमारी तरफ इस तरीके से देख ना पाए जो ट्रेनिंग हमें आर्मी में दी जाती, कि दुश्मन एक कदम भी हमारी जमीन को काबू ना कर, हमें इस एंगल से ना देख पाए
कि हमें उसे डिस्ट्रॉय करना। तो मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऑफ महान देश कि क्या फैक्टर्स हैं प्रायोरिटी में लिखी हैं कि किस प्रायोरिटी में अभी हमें जरूरत है, और उनके ऊपर एक एक करके मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहूंगा। सबसे पहले जो हमें जरूरत है वो है हमारी एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप भी जानते हैं कि हमारी कितनी भाषाएं हैं, कितने रिलीजन्स हैं, और हमें इस टाइम जरूरत है उस यूनिटी की। नंबर 2, गुड गवर्नेंस, यानी कि जैसे आर्मी में कहते हैं एक अच्छा कमांडर अपनी बटालियन को लड़ाई में जोश से, हिम्मत से लेके दुश्मन का सामना करता है देश के लिए एक गुड गवर्नेंस। और मैं समझता हूं कि आज हमारे पास वो है, और उनका नाम है मोदी जी। वो देश को कितना आगे बढ़ा गए हैं हम सब समझते हैं। उनके अंडर देश आज इंटरनेशनल रेपुटेशन एंजॉय करता है। मोदी जी खुद एक इस पूरी दुनिया में एक माने हुए एक महान लीडर है। तो वो गवर्नेंस तो है हमारे पास। तीसरा फैक्टर जो है वो है एजुकेशन एंड नॉलेज, कि हमें अपने साथियों को, अपने देशवासियों को, अपने बच्चों को, अपने अडल्ट्स को एक ऐसी एजुकेशन और नॉलेज देनी है ताकि वो इस देश के ऊपर, हमारी पास्ट हिस्ट्री के ऊपर विश्वास करें और उस पे गर्व करें। इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या सुना है। हमें एक स्ट्रांग मिलिट्री चाहिए, ये फैक्टर और भी ज्यादा जरूरी हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मिलिट्री, मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि हमारी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग है, हमारी वेपन टेक्नोलॉजी, हमारा डीआरडीओ, इन्होंने इतना हमारा साथ दिया है कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, चाहे पाकिस्तान कुछ भी कहे, वो आप जानते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो मैंने लिखा है वो लिखा है नेशनल प्राइड, कि हमें जब तक अपने देश पे गर्व नहीं होगा हम अपने आप को महान नहीं बना पाएंगे। वो गर्व हर लेवल पे होना चाहिए, चाहे वो स्कूल के नर्सरी क्लास का बच्चा है या वो पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए सेकेंड ईयर का बच्चा है। नेक्स्ट आता है रोबस्ट इकोनॉमी, जिसमें हमें कोई डाउट नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ भी कहा हो कि आपकी तो एक जीरो इकोनॉमी है। अफसोस की बात यह है कि एक बहुत बड़े लीडर ने हमारे ही देश में कह डाला कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं हमारी जीरो इकोनॉमी है तो जीरो इकोनॉमी ही है। बड़ा दुख हुआ ये सुन के, काफी लोगों ने उसको रिपीट किया। यही हमें चोट लगती है ये सब चीजें सुन के कि जीरो इकोनॉमी कहां से हो गई, जब पूरी दुनिया कहती है, समझती है, जानती है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टुडे। और वो सबको मालूम है कि कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी इस तरीके से आगे जाएगी कि हम शायद अमेरिका से भी आगे चले जाएं। हमारी जीडीपी ईयर ऑन ईयर बढ़ती चली जा रही है, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप सबके सामने है। रोज नए प्रोजेक्ट्स हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट इनॉग्रेशन करती है। इनके जो 5 इयर्स प्लान है, जो 10 इयर्स प्लान है, वो पढ़ने लायक है। ये सब हमारे देश को महानता की तरफ लेके जाए। तो ये कहना कि वो एक ऐसा देश है और वो भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से कह रहे हैं तो बड़े शर्म। और हमारे यहाँ जब कुछ लोग इस चीज को विश्वास करके आगे फैलाते हैं तो उससे और भी दुख होता है। तो सबसे ज्यादा इन फैक्टर्स में से क्या जरूरी है इस टाइम पे जब देश के आगे, देश के सामने बहुत चैलेंजेस हैं, सबसे ज्यादा जरूरी जो मैंने समझा है वो मैंने लिखा है वैल्यूज एंड कैरेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज एंड कैरेक्टर में ये जरूरी है कि हमारी अभी के नागरिक, आने वाले पुश्ते, वो सब समझें और जानें कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने पिछले हजारों सालों में किस तरीके से अपनी जान दी, वो शहीद हुए ताकि भारत को आजादी मिल जाए। कितना खून बहाया लोगों ने। ये सब भी फ्रीडम फाइटर्स, दोज हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। शायद हम भूल रहे हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊं। हमारी रिलीजियस टॉलरेंस इस टाइम पे हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम आपस में ही रिलीजन के ऊपर डिफरेंसेस रख के कुछ ऐसी हरकतें करेंगे
तो हम कमजोर हो जाएंगे। और आजकल तो दुनिया इतनी क्लोज है आपस में कि फायदा उठाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक कहावत है मेरे पास लिखी हुई सामने, ए नेशन दैट रिमेंबर्स द हार्डशिप्स एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ इट्स पास्ट लीडर्स विल चेरिश द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम। की एक देश जो अपने पुराने लीडर्स और सिटीजन्स जिन्होंने इस देश के लिए सैक्रिफाइसेस किए, मेहनत की, उनको जो देश याद रखेगा वो हमेशा अपनी फ्रीडम की वैल्यूज को याद रख सकता है और आगे बढ़ सकता है, एंड कैन एक्सपेक्ट टू मूव टू ए ग्लोरियस फ्यूचर। जब मैं देखता हूं कि इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, अभी हम इंडिपेंडेंट देश है, इतने साल हो चुके हैं, चाहे कुछ भी हमारी साइज हो, काफी कुछ हमने खोया भी है, पर जो भी है, आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को कहता हूं कि एक ट्रू पैट्रियट क्या है, एक ट्रू पैट्रियट कौन है? क्या 15 अगस्त को झंडे को फ्लाई करना या उस एक ट्राई कलर को सैल्यूट करना, क्या वही हमारा पैट्रियोटिज्म है? या हमें उस पैट्रियोटिज्म को लड़ाई के समय में दिखाना है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं, कैसे हम अपने आप में एक डिसिप्लिन रख सकते हैं देश की तरफ। नेक्स्ट बहुत जरूरी फैक्टर है जो वैल्यूज और कैरेक्टर में मैं काउंट कर रहा हूं, वो है हमारी संविधान को जानना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो आज कॉलेज के बच्चे भी नहीं जानते, स्कूल के बच्चे भी नहीं जानते, उन्हें मालूम ही नहीं है। मेरी एक आदत रही है कि जहां जहां इस 19 साल में मैं या स्कूलों में गया हूं या कॉलेजेस में गया हूं या IIM में गया हूं या यूनिवर्सिटीज में गया हूं या अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ाने के साथ साथ मेरी ये आदत रही है कि मैं जब भी घूमता रहता हूं तो परमिशन लिए या बिना परमिशन लिए मैं किसी क्लास में घुस जाता हूं, चाहे वो 11वीं 12वीं हो, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बीटेक हो या एमटेक हो या MBA हो। सो वो भी जो सवाल मैंने पूछे इस 19 सालों में, मैंने कुछ एक उसका एक जिस्ट बनाया है आप सबको बताने के लिए कि कैसे जवाब विद्यार्थियों से मुझे मिले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज दैट फ्लो फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान से हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, इंडिया की वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो एक जानना जरूरी है, उसको उसके ऊपर गर्व रखना बहुत जरूरी है। हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स देखिए, चंद्रयान हमारा चंद्रमा तक जाके वापस आ चुका। अभी हम प्लान कर रहे हैं, इसरो प्लान कर रहा है कि आने वाले वर्षों में हम एक इंडियन सिटीजन को, भारतीय को हम ऊपर स्पेस में भेजेंगे अपने स्पेसक्राफ्ट में, और शायद आने वाले 10 या 15 सालों के अंदर अंदर मून के ऊपर भी हम अपने एक भारतीय इंडिविजुअल को भेजेंगे। तो ये प्लान्स हैं और ये होके रहेंगे। बहुत जरूरी है एंड में जो लास्ट फैक्टर मैंने लिखा है कि हम बच्चों के लिए, आज जनरेशन के लिए आज की, कि वो अपने आप को अवेयर रखें कि हमारे आसपास की हालत क्या है, हमारे आसपास की डेवलपमेंट्स क्या है, हमारे देश के आसपास क्या हो रहा है, ग्लोबल सिक्योरिटी कैसे हमें इम्पैक्ट करेगी, हमने क्या क्या करना है आगे अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, इसके साथ साथ अपनी एकता को बनाए रखने के लिए। तो माय फ्रेंड्स, आज अभी मैं आपके पास, आपके सामने एज एन आर्मी मैन, एज ए सोल्जर, एज ए फेथफुल सिटीजन एंड फियर्सली प्राउड ऑफ माय भारत, कुछ ऐसी चीजें रखना चाहता हूं जो आप सुने तो आप उससे भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने किस डायरेक्शन में काम करना है और हमने कितनी मेहनत करनी है। मैंने ये सीखा है कि जिंदगी की जो चेरिश्ड वैल्यूज है वो सिर्फ एक इफेक्टिव लीडरशिप और मोटिवेशन से ही आगे बढ़ सकती हैं, चाहे वो आर्मी की यूनिट हो या एक देश चलाना हो या एक स्टेट चलाना हो या एक पॉलिटिकल पार्टी चलाना। हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या एम है? आज
हमने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 3 साल पहले को इम्प्लीमेंट किया है। पहले और कुछ थी, हो सकता है आने वाले वर्षों में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाए। इसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ कि एक मुंबई में सेमिनार था पिछले साल, जो मुझे मौका मिला उस सेमिनार में एक एड्रेस देने का, और उसमें कम से कम 45 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स भी आए हुए थे। सब्जेक्ट था न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन। तो जब स्टेज पर मैं गया तो मैंने पहला सवाल ये पूछा कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मकसद क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जो भी हम चीज बनाते हैं, लिखते हैं, पहले उसका एम और ऑब्जेक्टिव रखते हैं। तो मुझे जवाब मिले, जनरल साहब ये सवाल आप क्या पूछ रहे हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हम अपने बच्चों को आगे एजुकेट कर पाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी समझा पाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझा पाएंगे, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज दुनिया में आ रही हैं वो सिखा पाएंगे। मैंने कहा ये सब तो मानता हूं, पर जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये समझता हूं कि एजुकेशन पॉलिसी का एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, to create a proud and a loyal and a devoted citizen of भारत। हम कुछ भी करें, एम हमारा यही होना चाहिए, कॉलेजों में, स्कूलों में, पढ़ाई के बाद, पढ़ाई से पहले, कि एम क्रिएट ए प्राउड एंड ए लॉयल एंड ए डिवोटेड सिटीजन ऑफ भारत। जब तक हम उनको ये चीजें बार बार, एक दफा नहीं, बार बार, हमारी जनरेशन, मेरी जनरेशन, मैं 78 साल का हूं, मेरा एम यही है कि इनको बार बार बताना। मौका मिल रहा है मुझे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाने का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा जब मैंने इतना दौरा किया पूरे देश में, स्कूल में, कॉलेजेस में। नाम मैं नहीं लूंगा। एक स्कूल के अंदर घुस गया मैं 12वीं क्लास के अंदर, तो वहां ध्यान से सुनिए इन चीजों को। मैंने पूछा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या नाम है? हाथ खड़े करिए। 32 स्टूडेंट्स की क्लास थी और मुझे कोई भी हेजिटेशन नहीं है आपको बताने में कि सिर्फ 4 हाथ खड़े हुए जो इंडियन प्रेसिडेंट का नाम जानते। एक जगह मैंने पूछा, कोई स्टूडेंट खड़ा होके इंडियन फ्लैग, और वो है बीटेक फर्स्ट ईयर, इंडियन फ्लैग को पूरा यहाँ पर आके एक्सप्लेन करें। एक स्टूडेंट एक्सप्लेन कर पाया कि उसमें 3 तिरंगा झंडा है, 3 रंग है, बीच में एक चक्कर है। तो मैंने पूछा उस क्लास में, बीटेक फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी, कि हर एक कलर का क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्या महत्व है, और ये चक्कर किस चीज का है? हमारे पूरे झंडे को जिसको हम सैल्यूट करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी क्या वैल्यू है? मेरे दोस्तों, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, एक भी स्टूडेंट मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जहां मुझे दुख हुआ, पर हजार चीजें हैं जो मुझे करेक्ट जवाब मिले, जहां मुझे खुशी भी मिली। पर आगे देखिए, मैंने एक जगह पूछा कि इंडियन नेशनल एंथम के ऑथर कौन है? किसने ये इंडियन नेशनल एंथम जो हम गाते हैं, जनगण मन, किसने लिखा था? क्लास थी 11वीं क्लास, एक अच्छा स्कूल था नॉर्थ इंडिया में। वो जवाब मुझे नहीं मिल पाया, बल्कि मुझे बताना पड़ा, मुझे प्रिंसिपल को कहना पड़ा, टीचर्स को कहना पड़ा कि ऐसा क्यों है कि वो नहीं जानते। अगली चीज सुनिए, जहां तक नॉर्थ इंडिया का सवाल है, जहां तक सेंट्रल इंडिया का सवाल है, जहां जहां मैंने पूछा कि राजघाट क्या है, मुझे करेक्ट जवाब मिले। पर जब मैं मणिपुर में था, या नागालैंड में था, या त्रिपुरा में था, या डाउन साउथ में था, या अंडमान निकोबार आइलैंड्स में था, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है आपको बताने में कि मुझे कोई जवाब नहीं दे पाया कि राजघाट क्या चीज है। मुझे उनको बताना पड़ा कि राजघाट में सो एंड सो हमारे देश के बापू, वहां पर ये उनका वहां पे रहने का स्थान है, वहां पे राजघाट उनकी याद में बनाया गया। तो साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में और फार ईस्ट में तो कोई बता नहीं पाया मुझे राजघाट के बारे में। तो जो जो चीजें मैं आपको कह रहा हूं, एज ए सोल्जर कह रहा हूं, एज ए सिपाही कह रहा हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आप विश्वास करेंगे। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पूछा, अभी 15 अगस्त गया, कि सुबह आपने हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी थी? 1.5 घंटा उन्होंने स्पीच दी। क्या आपने सुना उन्होंने डिस्क्राइब किया कि हमारे देश की इस टाइम पर क्या पोजीशन है, क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और कैसे हमने इसको आगे बढ़ाना है? काफी कुछ स्टूडेंट्स ने सुना था। अगर मैं परसेंटेज कहूं तो अबाउट 50%। तो बाकी 50% स्टूडेंट्स को मैंने कैफेटेरिया में जाके पूछा, आप लोग क्यों नहीं उठे ये स्पीच सुनने के लिए? एक कॉलेज में नहीं, 2 नहीं, 3 में नहीं, 2 यूनिवर्सिटी में नहीं, एक स्कूल में नहीं, कई जगह पे मुझे ये जवाब मिला कि सर, एक छुट्टी होती है, उस दिन भी सुबह अगर सुबह सुबह उठ जाए
तो हम आराम कब करेंगे, रात को होमवर्क करके 2 बजे सोते हैं। ये सब चीजें हमने रजिस्टर करनी है, कहीं कुछ गड़बड़ है। रिपब्लिक डे परेड का भी सेम जवाब मिला कि हम अपने स्टेट की रिपब्लिक डे परेड शाम को टीवी पे देख लेते हैं। तो मैंने कहा रिपब्लिक डे परेड तो इंडिया की आइकॉन है एक, उसको तो देखना जरूरी है। काफी बच्चे देख रहे थे, पर काफी बच्चे नहीं भी देख रहे। मैं उनके बारे में कह रहा हूँ जिन बच्चों ने कहा कि उन्होंने रिपब्लिक डे परेड नहीं देखी। जब मुझे एक साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर का बच्चा कहता है कि उसने रिपब्लिक डे परेड आज तक नहीं देखी, तो मैंने पूछा क्यों नहीं देखी? सर हम तो अपने स्टेट से जुड़े हुए हैं ना, मैं तो हैदराबाद से हूँ, मैं वहाँ की आंध्र प्रदेश की जो रिपब्लिक डे परेड होती है, हमारे गवर्नर आते हैं, मैं तो वो देख लेता हूँ शाम को। ये जवाब मिला। कुछ टाइम पहले शहीद भगत का वीक चल रहा था, ये मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, बहुत इंडीड मुझे काफी दुख होता है कहते हुए कि शहीद भगत कौन थे, कोई मुझे नहीं बता पाया कि क्यों उनको फांसी दी गई अंग्रेजों ने, और किस तरीके से उन्होंने होशियारी से, एक हिम्मत से कहा अंग्रेजों को आप अपना हाथ दूर रखिए, और खुद फांसी के फंदे तक जाके अपने हाथों से उन्होंने रोप को पकड़ा और गले में डाला और कहा अभी आप दबाइए जो भी हैंडल आपने। तो मैंने बताया बच्चों, जहां जहां मैं जाता हूँ बताता भी रहता हूँ। पर पॉइंट ये है कि भगत सिंह के बारे में तो मालूम होना चाहिए। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर है? क्या हम स्कूल्स में ये कवर नहीं कर रहे? क्या हम कॉलेजेस में नहीं कर रहे? क्या हमारे बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को नहीं बता रहे कि यही तो लोग हैं जिन्होंने इस देश को बचाया है और आगे बढ़ाया है? एनीवे, आईएनए के बारे में तो टोटल ब्लैंक। इंडियन नेशनल आर्मी ऑल ओवर इंडिया बाय एंड लार्ज, अच्छे स्कूल्स को छोड़ के, डीपीएस को मैं जरूर कहूंगा उन्होंने जब करेक्ट जवाब दिए। बाकी इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में मुझे कोई कुछ नहीं बता पाया, मुझे उनको समझाना पड़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और इंडियन नेशनल आर्मी ने कैसे हमारी लड़ाई लड़ी थी, फ्रीडम की लड़ाई लड़ी थी, ये बताना पड़ा। जलियांवाला बाग एक और देखिए, ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं। जलियांवाला बाग के बारे में सिर्फ यूपी, पंजाब, हरियाणा, टू सम एक्सटेंट जेएनके, मेरे पास 19 स्टेट्स के या 20 स्टेट्स के विद्यार्थी आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 7 यूनिवर्सिटीज हैं। ग्रेटर नोएडा एक स्टूडेंट्स टाउन है, 35,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो ऑल इंडिया से आते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो जब मैं मार्केट में भी घूमता हूँ, जब वहां पे चाय वाले ढाबे के पास भी जाके जब एक कप चाय पी रहा होता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कभी आप जलियांवाला बाग गए हैं? सर वो कहाँ पे है? ये जवाब भी मुझे मिला। तो जलियांवाला बाग के बारे में उसके बाद फिर मैंने अपनी फैकल्टी को कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये सब चीजें, कुछ हमने कदम उठाए हैं, मैंने कदम उठाए हैं। आईआईएम, आईआईटी, यस, मेरे काफी विजिट्स लगे। तो उनको मैंने पूछा कि आपका क्या मकसद है, इसके बाद क्या एम है, क्या आप करना चाहते हैं? 99% जवाब मुझे मिला, सर आईआईएम और आईआईटी के विद्यार्थी तो बाहर जाते हैं। अगर हमारे बेस्ट विद्यार्थी बाहर जाते हैं और उनका मकसद ही यही है, घर में सेलिब्रेशन ही इसी चीज की होती है, खुशियां उनको इस बात की हैं कि हम आईआईएम क्लियर करके, आईआईटी क्लियर करके, अब तो हमें अमेरिका का वीजा मिल जाएगा, अभी तो हमें यूके का वीजा मिल जाएगा, फ्रांस का वीजा मिल जाएगा, आगे जाके हम पढ़ाई। अमेरिका की पोजीशन बदल गई हो वो मैं कह नहीं सकता, पर जवाब ये मिला। तो मैंने उनको पूछा इस देश में आप पढ़ रहे हो, हमारी टॉप इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, आपको तो सोचना चाहिए यहीं पे रह के यहीं पे ज्ञान आपको देना चाहिए। तो ये एक पॉइंट था। अभी मैंने सोचा कि चलो मैं पूछता हूं कि इनको ऑल राउंड इंडिया के आसपास क्या हो रहा है, इसकी नॉलेज कितनी है। तो मैं इजराइल पैलेस्टीनियन के जो अभी लड़ाई चल रही है कई सालों से, कई महीनों से, उसके बारे में पूछा। प्रॉब्लम ये है, आज मैं सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ना मैं गया हूं, ना मुझे मौका मिला है, वहां के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो मैं लगातार जाता रहा हूं, प्राइवेट स्कूल्स लगातार जाता रहा हूं। इजराइल पैलेस्टीन के बारे में मैंने एक स्टूडेंट को पूछा कि कभी आपने हमास का नाम सुना है? नहीं सर, आज तक नहीं सुना। स्टूडेंट कौन था? एमटेक फर्स्ट ईयर। एक एमटेक का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का मुझे ये नहीं बता पाया कि हमास क्या चीज है और क्यों इजरायली। वीडियो हटाना है ना, वीडियो थोड़ी हटेगा। हाँ जी, शक्ल तो उसकी आनी चाहिए ना। ये नरेंद्र, जस्ट कीप योर दिस थिंग माइक ऑफ प्लीज।
सो ये और जब मैंने रशिया और यूक्रेन के बारे में बात की कि कई सालों से लड़ाई चल रही है, क्यों लड़ाई चल रही है, क्यों रशिया यूक्रेन पे अटैक कर, क्यों यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से शांति हो जाए, और अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, न्यूज़पेपर्स ने एक नई कहानी शुरू कर दी कि जो यूक्रेन की लड़ाई है वो मोदी जी की लड़ाई है। क्यों मोदी जी की लड़ाई है? वो इसलिए मोदी जी की लड़ाई है क्योंकि हम उनसे तेल खरीदते हैं, और हम उनसे तेल खरीदते हैं, उससे उनको पैसा मिलता है, और वो पैसे से वो हथियार जो है वो यूक्रेन के ऊपर फेंक रहे हैं। ये तो आपने भी पेपरों में पढ़ा होगा। खैर, ये 3-4 दिन पुरानी बात है। एक चीज हमें जरूर याद करनी होगी और याद रखनी होगी कि एक देश की ताकत, a nation's strength lies in pride and unflinching faith of its people। और ये बहुत, मैंने कहा कि आपके 6-6 न्यूज़पेपर आते हैं, कभी तो आप बैठ के न्यूज़पेपर पढ़िए, कभी तो आप न्यूज़ सुनिए। तो ये कुछ एक्सपीरियंस मैंने आपके सामने रखा है, और आप भी जरूर जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और वो स्ट्रांगली एडवोकेट करते थे, द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स, एंड एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप दिस ह्यूमन रिसोर्स। कि किसी भी देश का भविष्य जो है उसके सिटीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इसलिए हर देश को यही प्रयत्न करना चाहिए कि अगर हमने महान बनना है तो हमें अपने सिटीजन्स को एजुकेट कर, इन मामलों में एजुकेट कर, ताकि वो देश में गर्व कर सके। प्रेसिडेंट कैनेडी ऑफ यूएसए, उन्होंने क्या कहा था? आस्क नॉट व्हाट दिस कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर दिस कंट्री। आज वो समय आ गया है हमें ये सवाल पूछने का। सो फाइनली, वेयर डू वी स्टैंड? अगर ये कुछ चंद एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, सो वेयर डू वी स्टैंड? एक और एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक IIM को एड्रेस कर रहा था, और वहां पे कोई 200 के करीब रिसर्च स्कॉलर्स ऑल इंडिया IIM के आए हुए। आखिरी दिन था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया। सब्जेक्ट मेरा था मैनेजमेंट रिलेटेड, जहां डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल्स के बारे में मुझे उनको बताना था कि कितने गोल्स रिलेटेड हैं मैनेजमेंट स्टडी के साथ। अभी 15 ही मिनट हुए थे और 40 मिनट दिए गए थे मुझे लेक्चर के लिए। 2-3 स्टूडेंट्स उठ गए, सर ये तो हमें कोई भी बता देंगे, आप भी बता रहे हैं, बाकी प्रोफेसर भी बता देंगे, पर आप तो आर्मी के हैं सर, 38 साल आपने फौज में नौकरी की है, हमें उसके बारे में कुछ बताइए, हम वो जानना चाहेंगे। उस टाइम ऑपरेशन सिंदूर को 2 ही हफ्ते हुए थे। तो मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी, पूछिए। तो आप देखिए कैसा सवाल मेरे पे आता है, कैसा एक सेंटेंस पास किया जाता है कि जनरल साहब हमें ये बताइए सर, क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आर्मी ऑफिसर है? मैं हिल गया इस सवाल से। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया, आपने कर्नल सोफिया कुरैशी को यूनिफॉर्म में इतनी दफा देखा है, ऑप सिंदूर की ब्रीफिंग करते हुए, आपको शक किस बात का? आप ये क्यों सवाल मेरे से पूछ रहे हैं? इसे सर शक है तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि वो हमारे इंडियन आर्मी की बहुत एक केपेबल और एक उम्दा ऑफिसर हैं। उनके हस्बैंड इंडियन आर्मी में हैं, उनके फादर इंडियन आर्मी से रिटायर हुए, उनके ग्रैंडफादर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में भारतवर्ष के लिए लड़े हैं, और वो एक ग्रेजुएट हैं MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। उन्होंने बीटेक किया हुआ है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और वो इंडिया की फोर्स जो यूनाइटेड नेशंस में रहती है, 5 साल वो एज इंडियन आर्मी फोर्स 5 साल यूनाइटेड नेशंस में नौकरी कर चुके हैं। तो आपको डाउट किस चीज का है? मुझे कुछ लगा कि पता नहीं क्यों ऐसे पूछा जा रहा है, तो मैंने कुछ चीजें अपनी तरफ, सर आप कश्मीर में रहे होंगे? मैंने कहा भाई 37.5 साल की सर्विस है, तो एक तो नहीं 2 टेन्योर रहा हूँ। जब मैं जूनियर ऑफिसर था तब मैं उड़ी में था, जब सीनियर ऑफिसर था तब मैं श्रीनगर में बटालियन कमांड कर रहा था। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? इसे सर कुछ तो बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताइए। तो मैंने कहा जब मैं उड़ी में एक स्टाफ ऑफिसर था एज ए कैप्टन, यंग कैप्टन, उड़ी में जो कुछ मीलों दूर एक पाकिस्तानी पोस्ट है, बीच में एक नदी बहती है, तो काफी मौका मिला उनसे मिलने का भी। उन दिनों महीनों में एक दफा पाकिस्तानी और हमारी डेलीगेशन महीने में एक दफा मिलती थी, बीच में हम डिस्कस करते थे, पीस टाइम था। तो उन्होंने
पूछा कि सर आपके कमांडर कौन थे? मैंने कहा मेरे कमांडर थे कर्नल सैयद अख्तर जमीर। वो मेरी बटालियन के कमांडर थे और वो ऐसे सख्त कमांडर थे कि पाकिस्तानी उनके नाम से डरते थे, क्योंकि जब भी कुछ गड़बड़ हुई कर्नल सैयद अख्तर जमीर ने मुझे हुक्म दिया कि बैटरी कमांडर्स को कहो उड़ा दें। तो ये एक चीज मुझे बतानी पड़ी कि कोर कमांडर कौन थे। कोर कमांडर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन थे, जो श्रीनगर में बेस्ड पूरा का पूरा JNK को कंट्रोल करते थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी के हमारे कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल समीउल्लाह खान थे, जो 3 साल तक ट्रेनिंग देते थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कैडेट्स को, ताकि हम एक अच्छे ऑफिसर बन सके। और लास्ट एग्जाम्पल मैंने दिया और फिर ये मामला क्लोज कर दिया। मैंने कहा कि मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि परमवीर चक्र हवलदार हमीद 1965 की लड़ाई में जब हम अमेरिकन के पैटर्न टैंक्स को नहीं रोक पा रहे थे, तो उन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं अपने मुंह में एक ग्रेनेड रख के, अपने हाथों में ग्रेनेड लेके मैं जमीन पे लेट जाऊंगा और जब टैंक मेरे से ऊपर से जाएगा मैं ग्रेनेड से उस टैंक को उड़ाऊंगा। टैंक का ये होता है कि सबसे बॉटम जो उसका पोर्शन है वो वीक होता है और जब टैंक चलता है वो ब्लाइंड होता है, वो नीचे नहीं देख सकता। उन्होंने पहला टैंक उड़ा दिया, दूसरा टैंक जब उनके ऊपर से गया दूसरा उड़ा दिया, तीसरा टैंक को भी उड़ा दिया, पर तीसरे टैंक उनकी बॉडी के ऊपर से गए। उनको परमवीर चक्र का अवार्ड दिया गया। और उसके बाद ये जो ऑनस्लॉट है पैटर्न टैंक्स का, उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए। आप भी समझ रहे हैं कि मुझे ये एग्जाम्पल्स क्यों देने। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बहुत खुश हुए सुन के। 180 या 190 रिसर्च स्कॉलर्स थे IIMs के, सारे धर्मों के थे। तो एक पर्टिकुलर, शायद मैं समझता हूँ रिलीजियस जो उस तरफ से थे, उनको ये चीजें मुझे बतानी अच्छा लगा सुन के। तो कहने लगे कि सर आपकी ये वैल्यूज हैं आर्मी में। मैंने कहा जी हमारी तो ये वैल्यूज हैं आर्मी में। जब मैं भोपाल में कमांडर था, जब मैं भोपाल में एज ए ब्रिगेडियर, मेरे पास 15,000 कोई ट्रुप्स थे, उसमें से कोई 3-3,500 मुस्लिम ट्रुप्स थे। तो ये बहुत जरूरी था कि उनकी तरह मैं भी हर शुक्रवार को मस्जिद जाऊं। मेरे और नॉन मुस्लिम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुई। ऐसे ही कर्नल सैयद अख्तर जमीर मंगलवार को हमारे मंदिर में आते थे। तो मैंने कहा ये जब वैल्यूज आर्मी में हैं, तो इन्होंने कहा सर क्यों ये वैल्यूज हमारे देश में नहीं आ सकती, क्यों ये वैल्यूज हम दूसरों को नहीं बता सकते। मैंने कहा ठीक है, अभी जो मैं आपको बता सकता था वो मैंने आपको बता दिया। सो फाइनली अगर मुझे ये सोचना है कि वेयर डू वी स्टैंड, मैंने बताया आवर यूनिटी एज ए नेशन बहुत जरूरी है इस टाइम पे। पाकिस्तान का क्या रवैया है आप जान रहे हैं। अभी कल ही चौथा एक वाइड बॉडी जहाज तुर्किस्तान से, टर्की से रावलपिंडी में लैंड हुआ है विद इक्विपमेंट, विद डिफेंस इक्विपमेंट। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसे हुआ है कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक आर्मी चीफ को अपने देश में बुला के व्हाइट हाउस में लंच दिया है। क्या ये हमारे देश में हो सकता है? क्या ऐसे कभी हो सकता है कि हमारे चीफ को बुलाया जाए और हमारे प्रधानमंत्री जी को ना बुलाया जाए? एक दफा नहीं, 2 दफा बुलाया है, आर्मी चीफ को डायरेक्ट बुलाया है। तो क्या बातचीत हुई है किसी को नहीं मालूम। पर एक चैलेंज है हमारे सामने। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तुर्की का क्या रवैया था, अजरबैजान का क्या रवैया था, और वहां पे अभी बांग्लादेश खड़ा हो गया है, जिन्होंने ये, उनके प्रेसिडेंट यूनुस साहब ने ये एक थ्योरी दी है कि क्यों हम भारतवर्ष की गुवाहाटी से ऊपर नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर का कॉरिडोर को कट ऑफ करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दें, एक बिल्कुल आजाद देश बन जाए। और अभी जब उनके वाइस प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या जो भी पाकिस्तान में गए थे, वहां पे भी उन्होंने यही चीज कही है। तो क्या है उनके दिमाग में, कह नहीं सकते। आप मणिपुर को देखिए, मणिपुर में कितनी इंसर्जेंसी चल रही है, जितनी तो हमारी कश्मीर में नहीं है। कहां से आ रहे हैं वो हथियार? कोई ना कोई तो दे रहा है उनको। श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका ने अभी शायद चीजें चेंज होंगी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबको नाराज किया है, पर श्रीलंका ने परमिशन दे दी कि एक चाइनीज की न्यूक्लियर सबमरीन उसके नॉर्थ में अपने आप को पार्क कर सकती है, यानी कि हमारे साउथ में एक न्यूक्लियर सबमरीन चाइना की हमारे साउथ में, श्रीलंका के नॉर्थ में पार्क हो सकती है। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए थे, शेक हैंड हुआ,
अच्छी एग्रीमेंट हुई कि हम अपने 3 ट्रेड रूट्स को खोलेंगे ताकि हम फिर से आपस में ट्रेड शुरू कर सकें। हमने जैसे कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप के 25% और उसके बाद 50% टैरिफ जो हमारे ऊपर लगाए हैं, द ओनली कंट्री विद द हाईएस्ट टर्म्स बिसाइड्स ब्राजील, उसको बीट करना है। तो नेपाल ने क्या स्टेटमेंट दी कि हम एक पैसेज जो हमारे थ्रू जाता है उसको हम अलाउ नहीं करें, आप अपने बाकी 2 पैसेजेस को यूज कर सकते। क्यों? ये हमारे सामने चैलेंजेस हैं। मैं अपने सिक्योरिटी इश्यूज की बात कर रहा हूँ। मालदीव्स को देखिए, क्या वो भूल गए कि कई साल पहले जब उनके ऊपर अटैक हुआ था तो उन्होंने इंडियन आर्मी का रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें आके बचाइए, और यहाँ से पैरा कमांडोज बाय एयर गए थे और मालदीव्स में ड्रॉप किए गए थे। और जब उस देश को बचा के हम वापस आने लगे तो उन्होंने एक हमारा स्मॉल एलिमेंट वहां रख लिया कि आप यहीं रहेंगे। और आप भी जानते हैं कि पिछले साल जो प्रेसिडेंट वहां इलेक्ट हुए, उनका पहला ऑर्डर ये था कि इंडियन आर्मी का जो कॉन्टिजेंट है वो यहाँ से जल्द खाली करके चला जाएगा। और जो पहला विजिट मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने लगाया वो चाइना की तरफ लगाया, जो आज तक मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो भी बनते थे पहला विजिट भारत में लगाते। वो अलग बात है कि शायद उन्होंने रियलाइज किया कि कुछ गलती की है। उसके बाद उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को अपने एक इवेंट के लिए इनवाइट किया। यूक्रेन वॉर को कहना कि ये मोदी वॉर है और उनका आर्मी चीफ आके वहां से अपने आप को फील्ड मार्शल बना देता है, ये चुनौतियां हमारे सामने बढ़ती चली जा रही हैं। और डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी चीज बढ़ रहा है, हम जिस तरीके से स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा लगता है कि हमारी एक गली का एक जमींदार है और एक और जमींदार खड़ा हो जाए? किसको अच्छा लग रहा है कि भारतवर्ष इतना स्ट्रांग बनता चला जा रहा है? किसको अच्छा लग रहा है कि हमने जो मिसाइल्स दागी थी ऑपरेशन सिंदूर में, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम समझते हैं, जो मैंने सुना है, प्रूफ नहीं है, सुना है और काफी शायद ठीक भी हूं, कि जो लास्ट 2 मिसाइल उनके एक ऐसे बेस पे जाके लगी थी और उस बेस पे लगने के बाद वो एक कोई 7x7 का ओपनिंग थी। हमारा ये विश्वास है कि उस नीचे उस बेस में अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक रखा हुआ है। तभी वहां पे अमेरिका में आधे घंटे के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आपकी लड़ाई अभी खत्म। कैसे खत्म? हमने कहा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी भी कहते हैं, हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कायम है, और नेक्स्ट टाइम अगर कुछ पाकिस्तान करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर कायम है, हमने उसको क्लोज नहीं किया। इस बात पे वो नाराज है कि जब मैं कह रहा हूं कि मैंने सीज फायर वहां से की है तो भारत वाले क्यों नहीं मान रहे। तो हम कहते हैं हमने तो सीज फायर मांगी नहीं थी। 1:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमें फोन किया और 4:30 बजे हमने रिटर्न फोन किया कि ठीक है, आपने जो ऑफर किया है हम मंजूर करते हैं, और तब लड़ाई रोक दी गई। वो नाराज हैं हमसे कि आप कहें कि मैंने रोकी और आप मुझे नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करें। तो ये सब चीजें आप पेपर में पढ़ते भी होंगे। तो अभी जो स्टेटस है, हमारे सामने जो स्टेटस चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जापान गए हुए, काफी कुछ हुआ वहां पे, बातचीत हुई। अभी वो चाइना में है, चाइना से वो रशियन चीफ को मिलने जा रहे हैं, वहां के मिस्टर पुतिन को मिलने जा रहे हैं, फिर इन कंट्रीज की मीटिंग है। तो मैं समझता हूं कि जो भी चीजें अभी अमेरिका हमारे अगेंस्ट कर रहा है, हमारे पास इन चीजों का जवाब प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट लीडरशिप जरूर निकालेगी। पर जिस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को बिल्ड कर रहा है, अपने आप को हथियार खरीद रहा है, अपने आप को ट्रूप्स को मूवमेंट कर रहा है, तो वो एक अच्छा चिन्ह नहीं है। वो लगता है फिर से शायद कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास अभी सिर पे, उसके पीठ पे अमेरिका का हाथ है। वो चाहते हैं कि इंडिया किसी तरीके से तो कमजोर हो, कहीं तो इसकी इकोनॉमी गिरे, कहीं तो इसकी मिलिट्री पावर खत्म हो। एक चाइना वहां बैठा हुआ है और दूसरा भी इंडिया खड़ा हो। ये तो पेपरों में रोज आ रहा है और मुझे उम्मीद है आप पढ़ते होंगे। मैं कुछ चीजें यही पढ़ रहा था कि इज ए वॉर लाइकली, इस पैराग्राफ पे इस एक एक्सपर्ट को मैंने बातचीत की, तो वो अब एक्सपर्ट का यही था कि एक देश की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी इज 3 times इन डेट,
3 दफा उनके उधार में इकोनॉमी चल रही है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उनको $1 बिलियन का लोन और दे देता है, ये जानते हुए भी कि 3 दफा ये डेट इकोनॉमी इनकी है। और वो $1 बिलियन लोन किसने दिलवाया? यूएसए ने दिलवाया, और उसी लोन से वो फिर से वो हथियार खरीद रहे। तो ये जो चीजें हैं हम ना अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। ये तो खैर आर्मी का होने के नाते मुझे कुछ ज्यादा भी मालूम है, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है घूम घूम के मैं देखता हूं कि उन्हें बहुत कम आइडिया है। जब हमास के बारे में नहीं बता सकते, जब ये नहीं बता सकते कि क्यों को मोदी जी की वॉर कहा जा रहा है, तो थोड़ा सा हमें इस तरफ ध्यान देना है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताई कि अगर हमने महान बनना है तो एक बहुत बड़ा प्रचार आपको, मुझे, हम सबको, हमारी उम्र वालों को इस देश में करना होगा। ऐसे क्यों है कि एक एमटेक का स्टूडेंट जलियांवाला बाग के बारे में नहीं बता सकता? ऐसे क्यों है कि शहीद भगत के बारे में स्टूडेंट्स नहीं बता सकते? कहीं तो हमारी कमी है, और इस पे मैं आवाज उठाता हूँ, जगह जगह पे आवाज उठाता हूँ। आज मुझे ये मौका मिला है, आप एक ऐसी संस्था है जो इस देश को मजबूत बना सकते हैं, और इस देश को मजबूत बनाने के लिए हमने आने वाली जनरेशन को मजबूत बनाना हो, और अगर आने वाली जनरेशन को मजबूत बनाना है तो उन्हें हमें ये चीजें बतानी होंगी। ऐसा क्यों है कि इंडिया में जहां मैं था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का साइंस स्टूडेंट था, पर 1 घंटा सुबह रोज हमें न्यूज़पेपर रीडिंग और दुनिया के में क्या चल रहा है उसके बारे में बताया जाए। और यही प्रैक्टिस मैंने अपने यूनिवर्सिटी में यहाँ शुरू की है कि सुबह स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे कि आज की ये खबर है, और जो फैकल्टी है वो उनको ब्रीफ करेंगे कि दुनिया के दायरे में, भारतवर्ष के दायरे में ये हो रहा है और आपको पता होना चाहिए। तो प्रचार ही एक जवाब है। शायद एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में इन सब चीजों को इंक्लूड करना होगा, या उनको बार बार बताना होगा कि ये हमारे देश के नेता हैं। दुख होता है समझ के कि जब वो नहीं बता पाते कि हमारे गांधी जी की समाधि कहाँ पे, समझ भी नहीं पाते, तो कहीं तो कुछ कमी है। इसलिए मैंने ये टॉपिक खुद दिया था कि भारत को महान बना, और भारत को महान बनाने के लिए हर एक जवान को, हर एक इंसान को, हर एक भारतीय को उठना पड़ेगा। ये एक टास्क है हमारे सामने, हमारी जनरेशन के सामने। और इतना कहते हुए मैं समझता हूँ कि मैंने काफी कुछ बोल दिया है। स्ट्रांग मिलिट्री तो हमने रखनी है, और वो मेरा विश्वास पे, उस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। और मिलिट्री ने आपको आज तक डाउन नहीं किया और अभी भी डाउन नहीं, पर मिलिट्री के पीछे एक पूरे देश का होना बहुत जरूरी है। देश हमेशा रहा है, पर अभी जो वैल्यूज हैं हमारे जनरेशन की, उसको ऊपर उठाना और इन चीजों को समझाना बहुत जरूरी है। ये चीजें मैं आपसे बात करना चाह रहा था, और मुझे खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया दिल से, बिल्कुल अपने दिल से ये चीजें आपके सामने रखने। अगर अभी कोई भी मेरे से कुछ पूछना चाहता है तो मैं सच्चे दिल से जवाब दूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सच में सर, ये सिर्फ एक उद्बोधन ही नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि हमारे जैसे जितने भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा थी, वह प्रेरणा जो सिर्फ हमें अपने परिवार के लिए ही नहीं, और सिर्फ अपने कस्बे के लिए ही नहीं, हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए भी सोचने के लिए हमें मजबूर करे। और वह एक चेतना और वो संवेदना हमारे अंदर, वो उसका विकास हो जिसमें हम अपने राष्ट्र के लिए समझ पाए। सर, आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से हम सभी युवाओं के लिए भी, हम सभी जितनी भी माताएं, बहनें और देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही अहम मुद्दों को सर उठाया, बहुत ही अहम बातें की। और जिसमें से कुछ बातें जो सर आपने बताई, जो मुझे एक पर्सनल लेवल पे जो मुझे झंकृत की सर, वो अ, आपकी पहली जो बात थी सर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात की, वैल्यूज एंड कैरेक्टर की। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है सर। जैसा कि आपने उद्बोधन में अपने वैल्यूज और कैरेक्टर को किस तरीके से बताया कि किसी भी सर राष्ट्र की प्रगति केवल उसके आर्थिक और शक्ति या उसके तकनीकी विकास से नहीं होती, हालांकि उनका भी एक अहम योगदान है, लेकिन बल्कि उसकी असली ताकत जो होती है वो सर, वो नागरिकों के मूल्यों और उसमें
जो निहित चरित्र होता है उससे भी होती है। और जिस तरीके से सर आपने संविधान को जानने की बात की, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना ही यह कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु सेकुलर सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम वो बनाने की बात करते हैं। और भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल्यों को आत्मसात करने की बात करते हैं। और जिससे आप सिर्फ अपने भीतर से ही ना सशक्त हो, बल्कि वह सशक्त होकर आप इस दुनिया के लिए और अपने देश के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान करें। और जैसा कि मैं जानता हूं सर कि यह प्रस्तावना भारत के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं जो 1 से 5 चलते हैं, उनके शुरुआती किताब के शुरुआती पृष्ठ में ही ये बताई जाती है। और ये सभी काम इसलिए ही किया जाता है कि सिर्फ आप एक कंटेंट को ना देखें, आप सिर्फ अपना चैप्टर ना देखें कि हमें यह चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर को इतने वर्ष में पूरा करना है, बल्कि आप उन मूल्यों को भी सहेजें, उन उन मूल्यों को सहेजें जो हमें बलिदान से मिले। और जो आज इतनी स्वतंत्रता मिलती है, राइट टू फ्रीडम मिलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 A B C D E F G जितने भी मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पन्नों में लिखे गए हुए वो शब्द नहीं होते, बल्कि वह उन वीर शहीदों का, उन वीर शहीदों के खून से लथपथ वो जो उनके मूल्य थे, उनके जो कर्तव्य थे, जो उन्होंने देश के प्रति किए और उसके बदले में हमें जो मिला, वो भी हमें कहीं ना कहीं वो दर्शाता है सर। जिस तरीके से सर आपने ड्यूटीज की बात की, तो हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी है सर, जो आर्टिकल 51 A क्लॉज G में मेंशन है बिल्कुल। और वो बताता है कि जब हर नागरिक सत्यता से, ईमानदारी से, अनुशासन से और सह अस्तित्व जैसे मूल्यों को अपने चरित्र में सर उसका हिस्सा बना लेते हैं, तब समाज में पारदर्शिता और विश्वास पनपता है। यही विश्वास राष्ट्र की लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करता है और उसे विकास की ओर अग्रसर करता है। आपने सर बात की अपने संविधान की जानने के साथ साथ ग्लोबल सिक्योरिटी की भी बात की सर। आज के समय में जब पूरी दुनिया वैश्विक सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहा है, हम इंसर्जेंसी से जूझ रहे हैं मणिपुर में, जैसे सर आपने चर्चा की, हम क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, टेररिज्म से जूझ रहे हैं, जलवायु साइबर खतरों से जितने भी आप देख रहे हैं सर, मानवीय संकट से जूझ रहे हैं, तब केवल हथियार या नीतियां ही पर्याप्त नहीं होंगी। और विश्व शांति और सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र अपने नागरिकों में ऐसे जो वैल्यूज और कैरेक्टर की बात सर आपने की, ऐसे चरित्र और ऐसे मूल्य का विकास करे जो शांति, सहयोग और सह अस्तित्व के मार्ग को चुने। तो इस प्रकार से हमारा भारत का संविधान हमारे लिए एक मार्गदर्शक भी है, हमारा अभिभावक है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारा पथ संचलन है। और मूल्य व चरित्र जो वैल्यूज एंड कैरेक्टर की बात सर आपने की, वह उसकी आत्मा है। यदि हम इन्हें जीवन में उतारें तो यह न केवल भारत का विकास सुनिश्चित करेगा, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा की दिशा में एक सशक्त योगदान भी संभव होगा सर। इसी के साथ सर आपने अपने वक्तव्य में नई शिक्षा नीति की उपादेयता की भी बात, आपने यह बताया कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक विजिटिंग भी की सर, और जिसमें आपने अपने तमाम बच्चों से कुछ सवाल भी किए। और ये मुझे भी जान के सर बड़ा बहुत हैरानी हुई सर कि कुछ बच्चे अपने जो मूल की चीजें हैं, जो मूल्य हैं, जो उनकी जड़ें हैं, उनको भी नहीं जान पा रहे हैं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी, कम से कम न्यूनतम उनको पता होना चाहिए कि वो किस संगठन से जुड़े थे। HSRA से जुड़े थे, 1928 में जुड़े थे। बटुकेश्वर दत्त जी किससे संबंधित थे। तमाम ऐसे जो हमारे जो शहीद है, अमर शहीद हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है उन्हें पता होनी चाहिए कि किसकी शहादत कहाँ हुई। तो सर ने कहा जैसे कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ यही है कि आज के समय में सिर्फ हम अपने कोर्स को पूरा करने तक संबंधित सीमित रह चुके हैं, और यह सिर्फ यह ध्यान देने लगे हैं कि हमारे परसेंटेज कितने बन रहे हैं। अगर हमें टीचिंग लाइन में जाना है तो 70% से ऊपर है, 80% से ऊपर है, हमारा API अच्छा बना, लेकिन उन मूल्यों का क्या है जो हमने अपनी विरासत में शहादत से पाया, अपने खून को दे करके पाया, उस मूल्यों का क्या हो। तो जैसा कि सर ने बताया कि कुछ परेड बच्चों से पूछा गया कि कहाँ का है, तो उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद से हैं, तो उन्हें क्या पता। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनकी एक जो थिंकिंग है वो एक संकुचित हो गई है, अपने राष्ट्र के प्रति उनकी जो थिंकिंग है वो, उनका दायरा उस तरीके तक नहीं बढ़ा ताकि वो अपने राष्ट्र के बारे में सोच पाए। उसके बाद सर इंटरनेशनल रिलेशन जो वो करंट सिनेरियो सर जब चल रहा है, उस पर एक बहुत ही गहन चिंतन की आवश्यकता है सर। और मेरे हिसाब से सर जो आपने बात की न्यूज़पेपर एनालिसिस की, ये मेरा मानना है सर कि आप 11th 12th, इवन आप 10th में भी हो, 9th में भी हो, एक छोटी सी आदत
न्यूज़पेपर पढ़ने की, उसको चर्चा करने की एक होनी चाहिए। आजकल के समय में एमए का लड़का और इवन हायर एजुकेशन जो पीएचडी करते हैं, उनकी भी डेली आदत नहीं होती कि वो न्यूज़पेपर को पढ़ें और उस पर चर्चा करें। तो मेरे हिसाब से सर, छोटी छोटी आदतें न्यूज़पेपर से संबंधित, आप उनको पढ़िए और उन चीज़ों को अपने व्यवहार में उतारिए। क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से भारत जो अनेक प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व था इंटरनेशनल रिलेशंस में अमेरिका को लेकर के, जिस तरीके से जो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत अपने आप को इंगेज किया था अनेक समूहों में, जैसे क्वाड हुआ, जैसे I2U2 हुआ, जैसे आईमैक कॉरिडोर हुआ, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे सीपेक के अगेंस्ट में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सीपेक बन रहा है उसके खिलाफ, जो सितवे पोर्ट है, आपके मालदीव्स की बात हो गई, या श्रीलंका में हम्बन टोटा की बात हो गई, या फिर चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी हो गई, तो इन सब के खिलाफ हमने अपने आप को इंगेज किया था ताकि हम एक अपने आप को सुदृढ़ तरीके से मजबूत कर सके अलोंग विद अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया में भी, साउथ एशिया में भी, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे तो गेटवे ऑफ मिनरल्स है, गेटवे ऑफ सर्टेन स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है, वो जिनकी आवश्यकता हमें है। हम अपने आप को एक बड़े भाई के रूप में ना देख करके जो जितनी भी पास की कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, नेपाल की बात करते हैं हम, और इवन बांग्लादेश के अब जैसा कि सर ने बताया कि अब सुर बदलने लगे हैं, और उन्होंने कहा कि हम क्यों ना हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट जो कनेक्टेड है इंडिया से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो उसको हम किस तरीके से कट करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दे। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम अपने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे घिरे हुए हैं, और वो नेबरिंग कंट्रीज भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे। खैर, कोई भी नेबरिंग कंट्रीज या कोई भी पड़ोसी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, लेकिन एक सशक्त देश होने के नाते हमें किस तरीके से सबको साथ लेकर के चलना है, और जो एक ब्रिक ब्रदर का एक तबका लगाया जाता है भारत के ऊपर, उसको किस तरीके से रिमूव करके अलोंग विद सबको लेकर के वसुदैव कुटुंबकम की जो धारा है उसको लेकर के आगे चलनी है। उस पे उस चैलेंज को हमें टैकल करने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसी के साथ सर, अंत में जैसे आपने कहा कि जो भारत की जो इस विषय, जो आज का विषय सर आपने चुना कि भारत को महान कैसे बना, और इस संदर्भ में सर आपने बिल्कुल ही ये बात सत्य कही कि जब हम लोग इंडिविजुअली सोचेंगे सर, अलग अलग सोचेंगे, तो हम कभी भी इस देश को महान अंकेश जी, प्रोफेसर उदय भान सर से और गुरु जी से और अनिल सिंह जी हैं, इन लोगों से टिप्पणी ले लीजिए। जी 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 सर। तो अंत में मैं यही कहूंगा सर, जो आपने बात कही सर कि भारत को महान कैसे बनाए, तो निश्चित रूप से महान तभी बनेगा, क्योंकि महान तभी बनेगा जब भारत अपने नागरिकों से ये अपेक्षा रखे कि वो अपने कर्तव्यों को समझे, अपने मूल्यों को समझे, क्योंकि कोई भी समाज नागरिक से ही, अपने नागरिकों से बनता है, और कोई भी राष्ट्र अपने समाज से बनता है, और जब नीचे की कड़ी अपनी जड़ मजबूत होंगी तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। और मैं फिर सर अंत में चाहूंगा कि प्रोफेसर उदय भान सर और आशु गुरु जी का विशेष उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सर, उनका आशीर्वचन के रूप में उनकी टिप्पणी पर। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद अनिकेश जी। भारत को महान बनाना है, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मेजर जनरल BD बधवा AVSM, जो कि प्रो चांसलर हैं IILM यूनिवर्सिटी नोएडा के, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और जानकारी का जो सार अभी निकेश पांडे जी ने बताया बहुत अच्छे तरीके से, और जो जिन मुख्य विषयों की ओर संकेत किया आदरणीय बधवा जी ने, कि सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि भारत को महान बनाना है। हम तो महान पहले भी थे, ये सही बात है, हम अनंत काल से महान थे, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन भारत करता था। दुनिया भर के लोग भारत के तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालयों में आकर पढ़ा करते थे। तो ये निश्चित रूप से आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़े हुए जूठे शिकार को शेर नहीं जाते हैं खाने, हम एक हाथ में प्रलय दूसरे में निर्माण लिए चलते हैं, राष्ट्र निर्माण का यज्ञ न रुकता, आए जिस जिसमें क्षमता हो। इस ओर संकेत किया है मेजर जनरल BD बधवा जी ने, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों की ओर संकेत करते हुए बताया कि एक राष्ट्र के नागरिक जब मूल्यवान बनेंगे, मूल्य आधारित जीवन जिएंगे, नैतिक जीवन जिएंगे, चरित्रवान बनेंगे, समाज में पंथिक एकता, धार्मिक एकता होगी, हम अपने पुरखों पूर्वजों, अपने बलिदानियों का स्मरण रखेंगे, जिन्होंने अपना
पूरा जीवन देश की आजादी के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, मानवता की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। ऐसे पुरखों का स्मरण रखना, ऐसे पूर्वजों को ध्यान में रखना, जो समाज अपने ऐसे पुरखों पूर्वजों का स्मरण रखता है, वही समाज महान बनता है, वही देश आगे बढ़ता है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या, जिम्मेदार नागरिक कैसे बने हम, जिम्मेदार राष्ट्रभक्त कैसे बने, भारतीय संविधान, ये वेदना मेजर जनरल बीडी बधवा जी की हमें भी समझ में आती है। हम भी शिक्षक हैं, तो इस नाते हम भी कभी कभी सवाल पूछते रहते हैं बच्चों से, तो उनको बेसिक जानकारी जो है, आधारभूत प्रारंभिक जो जानकारी होती है, वो भी बच्चों को नहीं होती। तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं कि हम भी उनको केवल जो सिलेबस होता है, केवल हम क्लास में जाते हैं, सिलेबस ही पढ़ाते हैं और वापस चले आते हैं। हमारा संविधान क्या है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिमान क्या है, पुरखे कौन है, पूर्वज कौन है। मुझे याद आता है कि जब मैं कक्षा 6ठी में था, तो एक पुस्तक थी, हमारे पूर्वज, हमारे तीर्थ त्योहार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। ये जब से पब्लिक स्कूल की परंपरा सिस्टम शुरू हुआ, तो ये चीजें भी निकल करके बाहर चली गई, और मुझे लगता है कि शायद ये कारण भी रहे होंगे। इन्हें फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, इस ओर इशारा मेजर जनरल बधवा जी ने बताया। साथ में उन्होंने और भी अनेक लोकतांत्रिक मूल्य क्या हैं, अपनी जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही है उस पर गर्व करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में उन्होंने जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि वास्तव में इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो उन्होंने अपने पूरे संभाषण के दौरान जिन जिन बातों की ओर इशारा किया, वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यही उद्देश्य होना चाहिए। और मैं मेजर जनरल बधवा जी को बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में इस ओर विशेष रूप से प्रयास किया गया है कि हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को ठीक ढंग से समझें, और हर कक्षा में, चाहे वो प्राइमरी कक्षा हो, मिडिल हो, हाई हो, हायर हो, और ग्रेजुएशन का हो, चाहे मास्टर्स डिग्री हो, चाहे पीएचडी का हो, हर क्लास में आईकेएस यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा को अनिवार्य रूप से उसको समायोजित किया गया है, समाहित किया गया है, उसको डाला गया है, ताकि आज की युवा पीढ़ी अपने समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा को जान सके, समझ सके। और भी अनेक विषयों की ओर चिंता प्रकट की कि किस प्रकार से जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, आकाश की तमाम बुलंदियों को छूने का प्रयत्न कर रहा है, वैसे वैसे विरोधी ताकतें भी झूम झूम करके भारत को परेशान करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन भारत परेशान होने वाला नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भारत वह मस्त हाथी है जो अपनी मस्त चाल से चलता हुआ आगे जा रहा है, और जो भौंकने वाले हैं, जो चीखने चिल्लाने वाले हैं, वो चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। और राष्ट्रीय एकता जब मजबूत रहेगी, हमारा संगठन मजबूत रहेगा, राष्ट्रीय एकता जब से बंधे होंगे, एक सूत्र में बंधे होंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है भारत को डिगा नहीं सकती, हिला नहीं सकती, उसे मात नहीं दे सकती। चुनौतियां हैं, चुनौतियां अवश्य हैं, मगर समाधान भी है। इसकी ओर भी इशारा आसान्वित होकर के बधवा जी ने हम सबका बहुत सुंदर तरीके से पाथेय प्रदान किया, और उनके कुल मिलाकर के पाथेय का एक ही भाव था कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो, आ रही हैं आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे मातृभूमि का विकास। तो इस भाव के साथ में आदरणीय बधवा जी ने बहुत सुंदर तरीके से हम सबका पाथेय दिया, मार्गदर्शन दिया। मैं मेजर जनरल बीडी बधवा जी का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय हिंद श्री उदयभान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो कुछ कहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में इस कार्यक्रम की समापन के रूप में मैं आभार प्रकट करता हूं सर, इस कार्यक्रम के देख रेख, इस कार्यक्रम के मुखिया आदरणीय डॉक्टर वीके लिखवा रहे। हेलो अंकेश, वो भावेश जी से औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन अगर हो तो करा दीजिएगा। डॉक्टर सर, भावेश जी। डॉक्टर भावेश सर अगर आप हैं तो औपचारिक धन्यवाद के लिए सर मैं आमंत्रित करता हूं आपको। धन्यवाद अंकेश जी। आज का ये परिचर्चा हम सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि हमारी जो गर्व है हमारे पूरे देश को जिस पर, वो हमारी भारतीय फौज है। और हमारी भारतीय फौज के एक उच्च सेनाधिकारी जो मेजर जनरल रहे हैं, और लगभग 37.5 वर्ष तक उन्होंने देश की सेवा किया है,
उनके मुखारबिंद से हमें ये फातह प्राप्त हो रहा था। और एक देश जिसके लिए सदियों से ये चर्चा है और हर देशवासी को ये फक्र है कि हमारा देश एक महान देश है, उसके विषय में जब ये कहा जाए कि भारत को महान बनना है, तो निस्संदेह रूप से एक बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये होता है। और मैं आदरणीय हमारे आज के मुख्य वक्ता मेजर जनरल बी.डी. वाधवा सर की बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। उनके द्वारा कही गई बहुत से बातों को आपने पुनः अपने बातों में दोहराया है। आदरणीय उदयभान सिंह सर ने भी उन पर अपनी राय को प्रकट किया है। निसंदेह रूप से ये बड़ा एक सुनने में बड़ा आश्चर्य हुआ कि एमटेक के विद्यार्थी, बीटेक के विद्यार्थी, एमबीए के विद्यार्थी, और उन्हें अपने देश के बारे में बड़ी ही महत्वपूर्ण और जब जिसे कि हर देशवासी को निस्संदेह रूप से जानना चाहिए, वो बातें भी वो नहीं बता पाए। तो ऐसे बातें हमारे सामने आई जो निस्संदेह रूप से हम सभी को यहाँ पे प्रेरित करती हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने देश की मूल भावनाओं से, अपने देश की मूल परंपराओं से निस्संदेह रूप से परिचित करवाएं। और ये नितांत आवश्यक भी है। आज की इस परिचर्चा में आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय मेजर जनरल बी.डी. वाधवा सर, जो IILM यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हैं, उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को हम सभी के बीच में रखा। मैं पूरे लोकपहल परिवार की ओर से आदरणीय मेजर जनरल बी.डी. वाधवा सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम उनसे पूरी उम्मीद करते हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि जब भी लोकपहल उन्हें आमंत्रित करे, वे अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय अवश्य निकालें। और हमें पूरा विश्वास है कि वो जरूर हमारे बीच में उपस्थित होंगे दोबारा। मैं इस लोकपहल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय डॉक्टर वी.के. सिंह सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर B.L. आर्या सर, आज हमारे डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, प्रोफेसर उदयभान सिंह सर, प्रोफेसर अविनाश पथुर्डीकर सर, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह सर, अंकेश पांडे जी, और इस परिचर्चा में जुड़े सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों, जिसमें आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी हैं, श्री अनिल कुमार सिंह जी हैं, नरेंद्र कुमार मेहता जी हैं, प्रियांशु गुप्ता जी हैं, अश्विनी द्विवेदी जी हैं, इंद्र तनेजा जी हैं, शशांक यादव जी हैं, अमन गुप्ता जी हैं, सनी कुमार हैं, हिमांशु त्रिपाठी, और हम सब के बीच में हमारे आदरणीय अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अंकेश जी, अनिल कुमार सिंह भाई साहब हैंड रेंज किए हैं, उनसे बोलवा लीजिए। श्री अनिल कुमार सिंह जी भाई साहब से अंकेश जी। जी सर, श्री अनिल कुमार सिंह जी सर, कृपया आप सर अपने टिप्पणी के रूप में अपना आशीर्वचन दें सर। बहुत बहुत आभार संचालक महोदय। आज के लोक पहल के इस आभासी मंच पर उपस्थित मुख्य वक्ता हमारे मेजर जनरल श्री वाधवा जी हैं। मैं बहुत कुछ अब अपनी बातों को नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन 2 लाइनें हम जरूर कहेंगे कि भारत को महान बनाने के लिए वाधवा जी ने जो मुख्य बातें कही कि सबसे पहले इस देश के हर मनुष्य को अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए और उसके लिए अपनी सक्रिय भूमिका में आना चाहिए। और अंत में हम 4 लाइनों से मेजर वाधवा जी का जरूर सलूट करेंगे। आओ एक नई सोच के साथ कदम बढ़ाएं, मिलकर सपनों का नया भारत बनाएं, जहां सबको मिले न्याय, हर दिल को सुकून हो, ऐसा बने भारत जो जग में सबसे महान हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल वाधवा जी। आपको इस आभासी मंच पे जो आपने दिया वो हमने अपने बुक में नोट डाउन किया है एक एक पॉइंट को, और उसको जरूर स्मरण करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया श्री अनिल कुमार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हम इस आपकी एक लाइन से ही इस कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ेंगे। आपने कहा कि a nation that remembers the sacrifices and hardship of its leaders, the nation will cherish the value of its freedom। हम कोशिश करेंगे सर इस नौजवान पीढ़ी के साथ और हम सभी लोगों के साथ कि यह लाइन सिर्फ एक लाइन ही ना रहे, बल्कि इसको हम अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपने धरातल पर उतारें। और मैं आभार प्रकट करूंगा सर अपने गुरुदेव का। मैं आभार प्रकट करूंगा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी शोधार्थियों का भी। अंकृति पांडे बहुत ही मेधावी छात्र हैं, उनका सबका, आशु गुरु जी का, प्रोफेसर उदयभान सिंह सर, डॉक्टर भावेश सर, अनिल कुमार सिंह सर, B.L. आर्या सर, संतोष कुमार सिंह सर,
डॉक्टर बीके सिंह सर, श्रीमान आयुष त्यागी जी सर, और सबको, जितने भी नाम अगर मुझसे कुछ छूट रहे हैं, मैं सभी के साथ अपने तहे दिल से सर आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं सर। आप हमारे इस देश की धरोहर है और हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं सर आपको अपने धरोहर के रूप में पाकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस विशेष व्याख्यान के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके संस्था के साथ जुड़ के, और जहां भी आप कहेंगे कि मैं ऐसी चीजें अपने नौजवानों के सामने रख पाऊं और उनको कुछ सिखा पाऊं, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की चीज होगी। जी सर, बिल्कुल सर। मैं सभी को जय हिंद, जय प्रणाम और जय भारत। और सर कार्यक्रम के मैं समापन की सर घोषणा करता हूं सर आपके आशीर्वाद से। जय हिंद। जय हिंद सर।